3 जनवरी 2026 रात के ठीक 2 बजे वेनेजुएला के काराकास का जो आसमान है वो सडनली काला हो जाता है। एक एक करके जितनी भी पावर ग्रिड्स थी वो फेल हो रही होती है। इससे पहले कोई समझ पाए, देन सडनली एक एक करके धमाके होने स्टार्ट हो जाते हैं। अपने हाथों में एक 103 राइफल लेके वेनेजुएला के जितने भी सोल्जर्स थे वो प्रिपेयर करते हैं अमेरिका के इन्वेजन का, कि कब उनके जो इनफेमस मरीन कोर है वो कब उनके देश पे धावा बोलेगा। और किसी के माइंड में इतना सा भी शक नहीं था दैट दिस इज द इन्वेजन ऑफ वेनेजुएला, जिसका वो पिछले 20 साल से इंतजार कर रहे थे। बट देन सडनली जितने भी रेडार्स थे वो एक एक करके जाम होना स्टार्ट हो जाते हैं और S-300 की जितनी भी बैटरीज थी वो एक एक करके शांत। इससे पहले कोई समझ पाता तो देन सडनली एक अनाउंसमेंट होती है रेडियो पे, एंड इट वाज नॉट एन ऑर्डर टू फायर, बल्कि एक ऐसा मैसेज जिसने सबका खून को जाम कर दिया। एल प्रेसिडेंटे से हाइतो, द प्रेसिडेंट इज गॉन। और जब वेनेजुएला के सोल्जर्स आसमान की तरफ देखते हैं तो उनको एक बात रियलाइज होती है कि द मोस्ट प्रोटेक्टेड मैन इन वेनेजुएला, जिसको कई लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी से घेरा गया था, अमेरिका एक खिलौने की तरह उठा के ले गया। एंड द वर्स्ट पार्ट, nobody was shooting back. हेलो गाइस, आई एम प्रिंस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के बारे में कि ये इतना डूबियस भी लग रहा है कि जैसे स्ट्रेट आउट ऑफ किसी हॉलीवुड मूवी की स्क्रिप्ट हो। एक डिक्टेटर जिसको 30 मिनट के अंदर कैप्चर कर लिया और वो भी बिना अपना एक सोल्जर गवाए, लेट अलोन हेलीकॉप्टर और जेट फाइटर। और हम इसके जो मिलिट्री एंड जो पॉलिटिकल रेमिफिकेशन है, जो एक मेन स्ट्रीम मीडिया बात नहीं करना चाहता इसके ऊपर, उसके बारे में भी जानेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग बिहाइंड द क्लोज्ड डोर्स और कैसी कैसी जो डील्स है वो कट करी जा रही है अमेरिका के साथ। सो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स फाइंड आउट। अगर हमें अमेरिका के इस ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व की सक्सेस के बारे में समझना है तो हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि ये इतना इम्पॉसिबल क्यों था इन द फर्स्ट प्लेस। तो वेल, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला को पसंद नहीं करते एंड ओपनली कई बार धमकियां दी गई थी उनको उठाने की। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो प्रेसिडेंट थे वेनेजुएला के, उनकी जो सिक्योरिटी थी वो 3 लेयर में रखी गई थी। जो पहली लेयर थी वो थी प्रेसिडेंशियल गार्ड ऑफ ऑनर, ग्वार्डिया दे ऑनर प्रेसिडेंशियल। और ये कोई छोटे मोटे सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं थे, बल्कि इनकी स्ट्रेंथ एक मिलिट्री के ब्रिगेड साइज की थी, लगभग 2 से 5,000 ट्रूप्स, जिनका बस एक ही काम था, प्रोटेक्ट देयर प्रेसिडेंट एट ऑल कॉस्ट। और जो उनके गियर्स थे बेस्ट ऑफ द बेस्ट, रशिया की लेटेस्ट AK-103 राइफल्स, ड्रैगनोफ, इग्ला मैन पैड पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि किसी भी हेलीकॉप्टर को मार गिरा सकता है हवा में, एंड अदर PDWs, जो कि मैच करते थे अमेरिका के टॉप टियर स्पेशल फोर्सेस की इक्विपमेंट्स के साथ। एंड लॉजिस्टिकली स्पीकिंग, अगर वो इससे भी कामयाब नहीं हो पाते तो जो नंबर्स थे वो उनके साइड थे, एंड इट वाज वेरी फॉर्मिडेबल। देन जो लेयर 2 थी वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, एंड मे बी जो प्रॉब्लम है वो इसी लेयर से स्टार्ट हुई हो, एंड वो थी द G2 डायरेक्टरेट। सो जो वेनेजुएला और जो क्यूबा है वो आपस में काफी अच्छे संबंध रखते हैं, सो मच सो दैट कि क्यूबा के जितने भी इंटेलिजेंस एजेंट हैं द G2 डायरेक्टरेट, उनको वेनेजुएला के प्रेसिडेंट ने एम्बेड करा हुआ है अपने इनर सर्कल में। सो मच सो दैट कि जितने भी जो क्यूबा के एजेंट्स हैं वो वेनेजुएला की आर्मी के कपड़े पहन के ही घूमते हैं प्रेसिडेंट के पैलेस में। और ये सबसे बड़ी क्रिटिकल लेयर है मदुरो की, क्योंकि जो मदुरो है वो यहाँ तक कि अपने खुद के जनरल से भरोसा नहीं करते हैं। उसको भी इस बात का पता था कि जो जनरल्स है उनको जो ब्राइब है वो दी जा सकती है आराम से अपनी लॉयल्टी को स्विच करने के लिए। सो उन्होंने जो अपनी सेफ्टी थी वो इम्पोर्ट करी हुई थी क्यूबा के हाथों, एंड दिस डिसीजन वाज वेरी रूथलेस एंड आइडियोलॉजिकली ड्रिवन। जो क्यूबा के स्पाइस थे वो वेनेजुएला के स्पाइस पे जासूसी रखने के लिए रखे गए थे, उनकी लॉयल्टी को चेक करने के लिए। एंड हिस्टोरिकली जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई थी तो क्यूबा और अमेरिका एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, एंड ऑलमोस्ट जो क्यूबा था उसने अपनी जमीन पर रशिया के जितने भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थे एंड दैट टू न्यूक्लियर टिप्ड, वो अपनी जमीन पे अलाउ कर दिए थे, जिसने ऑलमोस्ट जो वर्ल्ड वॉर 3 है उसको स्टार्ट कर दिया था। एंड हियर इज द कंफर्म फैक्ट फॉर यू, जब शूटिंग खत्म हुई थी तो जितने मारे गए 40 लोग थे उसमें से जो 32 थे वो क्यूबा के एजेंट्स थे। वो खड़े हुए थे अमेरिका के स्पेशल ऑपरेटर्स और मदुरो के बीच में। थर्ड जो लास्ट लेयर थी तो वो काफी इंटरेस्टिंग थी, एंड दैट वाज द वैग्नर ग्रुप। जब वो फेमस नहीं हुए थे यूक्रेन वॉर से पहले तो साल 2019 में उनको रशिया से बुलाया गया था, लगभग 400 के करीब। और ऑफिशियली जो उनका काम था वो था एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज का, बट इन रियलिटी एक फाइनल इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर आए थे, जिनका काम था एक हाईटेक सर्विलेंस का और उनको कैसे मैनेज करा जाए प्रेसिडेंट के पैलेस के आसपास। एंड लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। आज से कुछ साल पहले जो व्लादिमीर पुतिन थे उन्होंने वेनेजुएला को S-300 VM गिफ्ट करे थे, एंड आई विल रिपीट वंस अगेन, गिफ्ट करे
थे, ना कि उनको बेचा था। इवन तो अभी ये एक जनरेशन पुराना हो चुका है और S-400 के सामने अब ये फीका पड़ जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये इनकेपेबल है। आज के टाइम पे भी ये एक साथ 100 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है एंड 200 किलोमीटर के रेडियस में ये किसी भी जेट फाइटर और जो कोई हेलीकॉप्टर है उसको भी मार गिरा सकता है। बट द क्वेश्चन इज दिस, ऑन पेपर तो ये एक नो फ्लाई जोन क्रिएट कर रहा था अमेरिका के लिए, जहाँ पे एक जेट फाइटर तो छोड़ो, एक स्पेशल फोर्सेस से भरा हुआ एक हेलीकॉप्टर है वो भी नहीं घुस सकता था। बट इसके बावजूद भी जो ये रेड है उसको अंजाम दिया गया। तो वेल, एक डार्क थ्योरी जो निकल कर आ रही है कि रात के 2 बजे के करीब जितने भी जो सुपीरियर्स थे उन्होंने अपने ऑपरेटर्स को जो S-300 के अंदर बैठे हुए थे उनको बोल दिया था कि तुम कॉफी ब्रेक पे चले जाओ, और अगर दुनिया का कोई भी $multi-billion सिस्टम है वो अपने बिना ऑपरेटर के खुद बटन नहीं दबा सकता। बट वेल, दैट इज ऑल जस्ट अ स्पेकुलेशन, बट रिजल्ट्स डू नॉट लाई। सो सबसे बड़ा सवाल इस वीडियो का, अमेरिका ने कैसे करा? हाउ डिड अमेरिका डन इट? तो वेल, जितनी भी डिक्लासिफाइड रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है और जहां तक मैंने पढ़ा इसके बारे में, तो जो सबसे बड़ा हुक्म का इक्का निकल कर आया है तो वो है ये द EA-18G ग्राउलर, एक ऐसा जेट फाइटर जिसके बारे में ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता था आज से कुछ दिन पहले। और अमेरिका ने इस जेट फाइटर को बस एक टास्क के लिए बनाया है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। और ये इतना ज्यादा स्पेशल एयरक्राफ्ट है कि मतलब इसके अंदर कोई एयर टू एयर या एयर टू ग्राउंड मिसाइल नहीं है। इसके जितने भी पॉड्स है वो अपने साथ खूब सारा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स कैरी करते हैं और जिनका काम होता है रडार को जाम करना, जितने भी जो कम्युनिकेशन है उसको सप्रेस करना, एंड एट द सेम टाइम वो अपने जो साथी एयरक्राफ्ट है उनको बचा के भी रखता है दुश्मन के मिसाइल लॉक से। एंड ऐसी भी बात बोली जाती है कि जो एक मिसाइल का लॉक है वो उसको हटा भी सकता है, और इसको एक्टिवली जो बॉम्बर्स और जो जेट फाइटर्स है उनके स्क्वाड्रन में उड़ाया जाता है। सो एसेंशियली ये जेट फाइटर एक फ्लाइंग हैकर स्लैश बॉडीगार्ड स्लैश इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है जो दुश्मन की जो आंखें, काने एंड इवन जो उसका नर्वस सिस्टम है वो उसको बंद कर देता है शूटिंग स्टार्ट होने से पहले, और इन अ सिंपल टर्म उसको अंधा कर देता है। इस जेट फाइटर के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, अदरवाइज वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी एंड इट इज वेरी वर्थ टू टॉक अबाउट दिस जेट फाइटर। सो अमेरिका ने इसका इस्तेमाल करा और रात के लगभग 1:30 बजे के करीब ऐसा बताया जा रहा है कि एक दो नहीं बल्कि कई सारे दर्जनों में जो ये जेट फाइटर है EA-18G ग्राउलर इसको भेजा पहली वेव में, जिनका काम था खूब सारा नॉइस क्रिएट करना। और इसी जेट फाइटर ने वेनेजुएला के जो S-300 और जो रेडार्स थे उसको जैम किया था, और ये इतना ज्यादा सक्सेसफुल था कि जो राजधानी थी वेनेजुएला, वहां से जो कमांडर्स थे वो काराकास में बात तक नहीं कर सकते थे जहाँ पे उनकी एक्चुअल आर्मी तैनात थी। इसके ठीक आधे घंटे बाद जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है वेनेजुएला का, जहाँ पे प्रेसिडेंट खुद बैठता है और रहता भी है, वहाँ की लाइट चली जाती है। एंड ठीक उसी टाइम पे जो स्पेशल फोर्सेस का हेलीकॉप्टर है अमेरिका का वो लैंड करता है अपने साथ कटिंग एज वेपन्स लेके। बट एक चीज जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग थी तो वो थी एक थर्मल टॉर्च, जिसको लड़ाई के लिए नहीं बल्कि एक स्पेसिफिक जॉब के लिए बनाया जाता है, और ये काफी सारी जो चीजें उसको क्लियर भी कर देता है। अमेरिकन सोल्जर्स को इस बात का पता था कि जो पैनिक रूम है वेनेजुएला के प्रेसिडेंट का वो कहाँ पर होगा, इवन शूटिंग स्टार्ट होने से पहले। और जब वो लैंड करता है तो सबसे पहले उनका सामना होता है क्यूबा के बॉडीगार्ड से, और क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट में लगभग जो 32 क्यूबन बॉडीगार्ड्स थे उनको ढेर कर दिया जाता है। एंड जो मदुरो थे द प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला, उनको एक खिलौने की तरह उठा के अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस ले जाती है, वो भी उनके पैनिक रूम को काट के, जिसमें कई इंच मोटे एक स्टील का इस्तेमाल करा जाता है। और जो ये पूरी कार्रवाई थी लगभग 30 मिनट में स्टार्ट होकर खत्म हो जाती है, और वो स्पेशल फोर्सेस के हेलीकॉप्टर्स लैंड करते हैं अमेरिका की एयरक्राफ्ट कैरियर USS आइवो जिमा के ऊपर, जो कि कैरेबिया में तैनात था। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज दिस, इस साइड जो अमेरिका की जो कैजुअलिटी थी वो मिनिमम नहीं थी बल्कि एब्सोल्यूट 0 थी। एक भी अमेरिका का सोल्जर इसमें आहत नहीं हुआ और न ही एक भी एयरक्राफ्ट खत्म हुआ। सो यही है सबसे बड़ी सोचने वाली बात कि एक शहर जहाँ पे मिलियंस रहते हैं, हेवीली डिफेंडेड है, और लगभग एक आदमी जिसके खुद के पर्सनल 3 से 5 हजार बॉडीगार्ड्स हैं, अमेरिका वहां से बिना किसी कैजुअलिटी के कैसे उठा के ले गया? और ये एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन को रेज करता है, इज दिस एन इनसाइड जॉब और नॉट? तो वेल, जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट होती है एक्चुअली लेयर 2 से। सो सोचो कि आप एक वेनेजुएला के एक आर्मी ऑफिसर हो, आपने अपने करियर और अपनी मेहनत से 30 साल लगा के एक जनरल का ओहदा पा लिया, बट देन आप देखते हो अपने प्रेसिडेंट की तरफ, वो आपको एक गर्व की नजरों से नहीं बल्कि एक शक की नजरों से देखता है कि जैसे कि आप उसकी कोशिश को हथिया लोगे। एंड द वर्स्ट थिंग इज दिस, वो फॉरेन के जो स्पाइज है उनको अपने देश में लेकर आता है तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए, और जो सोने पे सुहागा है कि जितना भी जो पैसा वेनेजुएला कमाता था अपने सरकारी तेल कंपनियों से, वो अपने देश की तरक्की नहीं बल्कि इन्हीं एजेंट्स को फंड करने में दिया जा रहा है, और यहीं से जो क्रैक है वो शुरू होता है। एंड साइकोलॉजी में भी बात बोली होती है कि कभी कभी हम जिस चीज को नहीं चाहते, हम ना चाहते हुए भी उसके लिए ऐसी कंडीशन बना देते हैं कि वो चीज तब भी हो ही
जाती है। और सेम काम करा था निकोलस मादुरो ने। और फॉरेन स्पाइस और मर्सनरीज को डिप्लॉय करना एक इनडायरेक्ट मैसेज भेज रहा था अपने लोगों को कि जो तुम्हारे देश का प्रेसिडेंट है वो खुद तुम पे भरोसा नहीं करता। और जैसे एक नैरेटिव क्रिएट करा जा रहा है इंडिया के अंदर कि जो पॉपुलेशन है वेनेजुएला की उसने अपने हथियार उठा लिए है और वो बस अमेरिका पे अटैक करने वाला है, तो वेल जो रियलिटी है वो काफी ज्यादा फ्रैक्चर्ड और काफी ज्यादा डिफरेंट है। एक्चुअली आधे से ज्यादा जो देश है वो खुशी मना रहा है, बिकॉज रेवोल्यूशन तब अच्छा लगता है जब सबके पेट भरे हो, सबके पास जॉब हो और खूब सारा पैसा हो। बट वेनेजुएला के पास वो लग्जरी थी नहीं और ये कंट्री ऑलरेडी जो हाइपर इन्फ्लेशन है उससे जूझ रहा था, खाने की कमी पड़ रही थी एंड जो अनएम्प्लॉयमेंट थी वो स्काई रॉकेट हो रखी थी। और ऊपर से जो देश पैसा कमा भी रहा था उसको खर्च करा जा रहा था दूसरे फॉरेन एजेंसीज को फंड करने के लिए ताकि वो तुम्हारी रक्षा कर सके, ना कि देश की तरक्की। और इस बात का जो प्रूफ है वो कभी निकल के तो नहीं आएगा, बट रिजल्ट से हम जज कर सकते हैं कि जितने भी कैजुअलिटी हुई थी वेनेजुएला की तरफ से उसमें एक भी जो वेनेजुएला का सोल्जर था वो मौजूद नहीं था। एंड ये भी बताया जा रहा है कि जो CIA थी जिसमें जो इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व थी उन्होंने गोलियों का नहीं बल्कि सूटकेस का इस्तेमाल करा जिसके अंदर खूब सारे पैसे थे। और ना सिर्फ पैसे बल्कि प्रॉमिसेस भी करे गए थे स्पेशली जो जनरल्स को और ऑपरेशन की सेफ्टी को लेके भी, ताकि जो अपना वो रैंक है जो अपना पैसा है वो एज इट इज रख सके इफ दे कैन कोऑपरेट। बट लेट्स टॉक अबाउट द रियल रीजन। ये जो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व था ये कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच या फिर डेमोक्रेसी के लिए नहीं था, इट वाज ऑल अबाउट द ब्लैक गोल्ड। अमेरिका ने कई रीजंस दिए थे एंड जो उसमें से सबसे बड़ा रीजन था अटैक करने का तो वो था कार्टेल्स पे लगाम। और जो मेजर कार्टेल है वेनेजुएला का, कार्टेल डे लोस सोलेस और द सन कार्टेल्स, ये बताया जा रहा है कि जितने भी जो लोअर मेंबर थे इस कार्टेल के उन्होंने एक डील कट करी है अमेरिका के साथ ताकि जो उनका सुपर मैक्स प्रिजन है उसको अवॉइड कर सके। यहाँ तक कि कईयों ने तो जो अपने बॉसेस हैं उसको भी सेल आउट कर दिया अमेरिकन के लिए और बची कुछ जितनी भी टेरिटरी है उसको कंसोलिडेट करने के लिए। और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि वेनेजुएला में काफी ज्यादा ऑयल के रिजर्व्स है, बट ये काफी ज्यादा हैवी है और क्रूड है। और कुछ साल पहले जब अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते अच्छे थे तो अमेरिका ने अपनी एक प्रोविंस टेक्सास के अंदर एक रिफाइनरी बनाई थी इसको प्रोसेस करने के लिए। बट मजदूर के आने के बाद सब कुछ खटाई में पड़ गया और अमेरिका वापस आया है अपनी इन्वेस्टमेंट का पैसा वापस लेने के लिए और इसी क्रूड ऑयल को अब वापस उसी में रिफाइन करा जाएगा और धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में रिलीज करा जाएगा। सो इन शॉर्ट जो ये ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व था ये इट वाज नॉट अबाउट कैप्चरिंग अ वन मैन बट कैप्चरिंग अ गैस स्टेशन ताकि अमेरिका पूरी दुनिया में खूब सारा तेल सेल कर सके वर्थ ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। सो एज एन इंडियन जो हमारा देश है भारतवर्ष वो इस पूरे डिबेकल से क्या लेसन ले सकता है स्पेशली वेनेजुएला के हाथों। तो वेल पहला है कि द फसाड ऑफ अलायंसेस। वेनेजुएला ने सबसे बड़ी गलती की थी अपने देश में कई सारे देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज को डिप्लॉय करने की। इफेक्टिवली इसने एक फुट डाल दी थी अपने देश के अंदर ही, एक रिजेंटमेंट क्रिएट कर दी कि जो खुद के जनरल्स है वो उन पर भरोसा नहीं कर रहे बट सडनली कोई बाहर का आदमी है वो प्रेसिडेंट उसके ऊपर काफी ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। एंड द मोस्ट आयरॉनिक थिंग इज दिस कि ये नहीं पता कि जो उनकी लॉयल्टी है वो तुम्हारे देश की तरफ नहीं बल्कि उनकी खुद के देश की तरफ है, आइदर इट इज हवाना और मॉस्को। एंड द लेसन इज वेरी सिंपल, जो ये सिक्योरिटी है इंटेलिजेंस की इसको कभी आउटसोर्स नहीं करा जा सकता, इसकी ऑटोनॉमी ही सबसे बड़ी शील्ड है और हमेशा अपने ऊपर रिलाई करो जब इंटेलिजेंस और स्पाइंग की बात आती है। सेकंड जो की टेक अवे इस पूरी वीडियो का तो वो है रियल पॉलिटिक। अमेरिका एक तरफ फ्रीडम की बात करता है, डेमोक्रेसी की बात करता है, बट ऑन द अदर हैंड वो जितने भी करप्ट जनरल्स एंड यहाँ तक कि जो कार्टेल मेंबर्स हैं एंड बाय द वे वो बहुत गंदी वायलेंस करते हैं वो उनके साथ डील भी कट कर रहे हैं। सो द लेसन इज सिंपल, पावर रिस्पेक्ट्स पावर नॉट सम मॉरल लेक्चर्स, जो कि अमेरिका रिजर्व करके रखता है पूरी दुनिया के लिए इंक्लूडिंग द यूनाइटेड नेशंस। एंड द लास्ट इज दिस कि जो इंटरनल रॉट था एक देश के अंदर जो सड़ान थी वो पहले से स्टार्ट हो चुकी थी। अपने देश का प्रेसिडेंट अपनी जो सिक्योरिटी एजेंसी है उसके ऊपर भरोसा नहीं करता एंड यहीं से जो भरोसा है वो टूटने स्टार्ट हो जाते हैं। और जब आर्मी पॉलिटिका देखती है कि इंस्टेड ऑफ अ प्रॉपर रिस्पेक्ट उन एक शक की नजरों से देखा जा रहा है और उनके ऊपर दबाव डालने के लिए फौरन से लोग भी बुलाए जा रहे हैं, तो वेल इट इज द वर्स्ट थिंग अ प्रेसिडेंट कैन डू फॉर हिज ओन कंट्री एंड फॉर हिज ओन आर्मी। मदुरो ने भरोसा तोड़ा और उसकी खुद की आर्मी ने दरवाजे खोल दिए उसी के दुश्मन के लिए और आज जो वेनेजुएला है वो अमेरिका का एक प्रोटेक्टेड बन चुका है। मे बी फ्यूचर में वो एक सिविल वॉर में कन्वर्ट हो जाए या फिर यहाँ पे कोई दूसरा डिक्टेटर बैठ जाए अ प्रो अमेरिकन। बट वन थिंग इज वेरी क्लियर, इन गेम ऑफ थ्रोन्स आइदर यू विन और यू फ्लाई टू न्यूयॉर्क इन हैंडकफ्स। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर एंड प्रिंस आउट।